बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज स्टेडियम में आयोजित एकल अभियान राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एकल अभियान ने देश के आदिवासी क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के जरिए ग्रामीण इलाकों में हुनर को आगे लाने का काम किया। शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है और खेलों के माध्यम से खुशी, संस्कृति और दोस्ती का संगम होता है। ये प्रतियोगिता में देश भर से 1200 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्येय वाक्य बनाकर सबके विकास का काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको ध्येय वाक्य मानकर सबका विकास का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 नवंबर 2023 से हमारे देश में चल रहा है। इसमें जो पीवीटीजी हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, जो विकास की दृष्टि से और भी पीछे हैं, इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री जनधन अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और इसमें सैकड़ों अनुसूचित जनजाति के लोग पीवीटीजी में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि से जुड़े 500 वर्षों के इतिहास की गाथा की प्रस्तुति राजधानी रायपुर स्थित पुलिस ग्राउंड में दी गई। राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन एवं संस्कृति धर्मस्य एवं पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर राजधानी की जनता ने गाथा श्री राम मंदिर की संगीतमय लाइव प्रस्तुति का आनंद लिया। यहाँ मुंबई से आए मोहित शिवानी के हृदय बैंड ने गाथा प्रस्तुति के क्रम में 500 साल पहले आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने और इसके बाद से शुरू श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के संघर्ष की गाथा सुनाई। इस 75 मिनट की गाथा में अयोध्या में श्री राम मंदिर के 2000 से अधिक वर्षों के इतिहास की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। तो आपको बता दें कि 500 वर्षों के इतिहास की गाथा राम मंदिर से जुड़ी हुई प्रदेश में पहली बार ऐसी प्रस्तुति दी गई और संगीतमय प्रस्तुति के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के संघर्ष की ये जो पूरी गाथा थी, इसे सुनाया गया। आपको ये भी बता दें कि 75 मिनट की गाथा में अयोध्या में श्री राम मंदिर के 2000 से अधिक वर्षों के इतिहास की संगीतमय प्रस्तुति भी दी गई। इधर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबंधन कार्यक्रम का संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों में लगातार संपर्क और सामंजस्य होना चाहिए, तभी लोकतंत्र फलेगा, फूलेगा और सकारात्मक परिणाम देगा। आप सदन में प्रतिद्वंदी नहीं है, वहां सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। आप लोग सामंजस्य बनाकर जनहित में बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सदन में नए विधायकों को पुराने विधायकों से भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
इधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया श्री महामाया मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। डॉक्टर मनसुख मांडविया महामाया मंदिर परिसर में झाड़ू और पोछा लगाकर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और रायपुर सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित थे। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज विकासखंड तोकापाल ग्राम पंचायत बारूपाटा में कोया कटुमा समाज के जिला बस्तर की बैठक में शामिल हुए। समाज के 5000 से ज्यादा नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बस्तर सांसद दीपक बैज का आदिवासी परंपराओं के अनुसार स्वागत भी किया गया। दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोया कुटमा समाज के बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है, उन्हें उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए और यह आदिवासी समाज के युवा पीढ़ी जब पढ़ेंगे तो बस्तर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगे। कार्यक्रम में समाज के हिडमू मांडवी, देवदास पोयाम, सोमारू कौशिक, राजमन बेंजाम सहित समाज के अन्य प्रबुद्ध जन शामिल थे। इधर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी देश भर में देखी जा रही है। राजनांदगांव शहर के श्री मानस राम मंदिर में दीप उत्सव मनाते हुए श्रद्धालुओं ने यहां दीप जलाए और भगवान राम, माता सीता सहित उनके भाइयों की महाआरती भी की। ये 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे, वैसे तो पूरा देश राममय हो गया है, इसी कड़ी में आज बीएनसी मील चाल राजनांदगांव के राम मंदिर में पूरे कॉलोनी वासी की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीप उत्सव, दीप जला करके ये भव्य आयोजन का साक्षी बन रहे हैं। इस भव्य आयोजन में समस्त कॉलोनी के माताएं, बहनों एवं सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस शुभ अवसर पे आप साक्षी बन। तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी देश भर में देखी जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। तमाम तरीके की जो पूरी तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। राजनांदगांव शहर की बात की जाए तो यहाँ श्री मानस राम मंदिर में दीप उत्सव मनाते हुए श्रद्धालुओं ने यहाँ दीप जलाए और भगवान राम, माता सीता सहित उनके भाइयों की भी महा आरती की। ये पूरा कार्यक्रम जो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का है, जहां पर लोगों में इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग ही अनुभव, अलग ही उत्साह और अलग ही जोश देखा जा रहा है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दीप प्रज्वलित करके, दीप जलाकर राम प्रतिष्ठा के इस उत्सव को मनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ श्री मानस राम मंदिर में दीप उत्सव अभी से शुरू कर दिया गया है। कुछ चंद घंटे ही बचे हैं जब राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने वाली है और जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि दीपोत्सव का जो आयोजन है वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किस तरह से किया गया और लोगों में किस तरह का जुनून, उत्साह और एक जो होना चाहिए एक उस तरीके की चीजें देखी गई। 150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष की एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और उसकी तिथि हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दी थी। हमारा मेला भी इसी तिथि में भरता है और अद्भुत संयोग है कि श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस समय हो रही है। पता नहीं क्या है इस तारीख में जो पंडित बता रहे हैं। ये बात शक्ति जिले के
जयजयपुर में चल रहे राम नामी मेले में आए श्री गुलाराम रामनामी ने बताई। गुलाराम और उनके साथी बताते हैं कि पूर्वजों की कही बात पूरा होने से हम लोग बहुत खुश हैं। रामनामी मेले के बारे में बताते हुए खमरिया से आए श्री मनहरण रामनामी ने बताया कि हर साल इसी तिथि में मेले का आयोजन होता है और एक साल महानदी के इस पार और एक बार महानदी के उस पार। मनहरण ने बताया कि 150 साल पहले से हम लोग भजन गाते आए हैं। पहले छोटे भजन गाते थे, 15 साल से बड़े भजन की शुरुआत हुई। सरसकेला से आई सेज बना ने बताया कि मैं बचपन से भजन गाती हूँ, 7 साल से राम नाम गुदवाया है। मेरे माता पिता भी भजन गाते थे। ये चौथी पीढ़ी है जो भजन गा रही है। राम नाम की महिमा अपरंपार है और जिस परिसर में ये सब भजन गा रहे हैं उस परिसर में भी उन्होंने राम नाम लिखवा लिया है। अपने घर में राम का नाम लिखा है, वस्त्रों में राम का नाम लिखा है। राम नामी राम के नाम के उपासक हैं। रामनामी मेला 150 साल पहले से राम राम भजन गाते आ रहे हैं और 115 साल जो बड़े भजन शुरुआत हुआ है। तो महानदी में राम राम जन और बहुत से उसमें और जो राम राम नहीं लिखाए थे वो भी बैठे थे और नदी इतना उमाल था तूफान पे, तो नाविक ने डोंगा को अपने काबी में नाव नहीं कर पाया और नाव वाले केवट जी अपने हिसाब से विनती कर देखे, लेकिन नाव सीधा मंझधार में आगे बढ़ रहा था रफ्तार से। उसी बीच में उन्होंने बोला कि राम राम यही हमारा आखिरी जीवन है, आप लोग कुछ भी बोलिए। तो राम रंजनों ने बैठा था वो नाव पे, उन्होंने राम राम बोले, नाव खड़ा हो गया, बहती धार में नाव खड़ा हो गया। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में खुशी की लहर व्याप्त है। लोग अपने घरों में, दुकानों के सामने भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छोटे बड़े सभी मंदिरों को सजाने का काम चल रहा है और जिसमें रंग रोगन से लेकर लाइटिंग भी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, राम भक्ति में सराबोर हैं और भक्त एक ही गाना गा रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 करोड़ की आपराधिक मानहानि मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा दायर किया गया था। बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद विवेक तनखा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। पंचायत चुनावों में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया रद्द हुई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। भाजपा नेताओं ने विवेक तनखा समेत कमलनाथ के लिए विवादित बयान दिए थे। बयानों से आहत होकर तनखा ने परिवाद दायर किया था। इधर जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी बैंक खातों से लेन देन करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के कई थाना क्षेत्रों के कुछ पीड़ितों के द्वारा उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत की गई थी और जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए उन खातों का पता लगाया जिसमें पीड़ितों के खाते से पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसे खातों का पता लगाते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई कि जिनके खातों में ये पैसे जा रहे थे उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं होती थी और इस तरह की ठगी करने वालों के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं और 150 से अधिक ऐसे खाते हैं जिन्हें जबलपुर के आरोपियों द्वारा 5,000 से 15,000 रुपए में बेचा गया है। कॉन्फ्रेंस है वो साइबर फ्रॉड के मामले से जुड़ी हुई है। अमूमन ऐसा होता है कि साइबर फ्रॉड के मामले में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड होता है, उसके बाद पुलिस मामले को रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और जो अकाउंट जिससे ट्रांजैक्शन होता है उस पर पुलिस पहुंचने का प्रयास करती है और वो अकाउंट एक ऐसे व्यक्ति का होता है जिसको जनरली क्राइम के बारे में आइडिया नहीं होता है।
ये उसी तरह का गैंग पुलिस ने पकड़ा है। हमारे पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी जिसमें 3 अपराध अभी रिसेंट में जो हुए जिसको पुलिस ने रजिस्टर किया, एक थाना कुंडम में और 2 थाना गोरखपुर में। कुंडम का जो अपराध है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरी ये लिंक और चेन कैसी थी। शनिवार को ईडी के 7 अधिकारियों की टीम ने सीएम का बयान लेने के लिए फांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची। मुख्यमंत्री से पूछताछ शुरू हुई जो रात करीब 8 बजे तक चली। ईडी के अधिकारी कैमरा सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं से लैस थे। ईडी के अधिकारियों ने कैमरे की निगरानी में मुख्यमंत्री का बयान लिया। इधर पूछताछ के तुरंत बाद हेमंत पैदल ही सीएम आवास से बाहर आकर झामुमो कार्यकर्ताओं से मिले जो पूरे दिन सीएम आवास के बाहर डटे हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आप लोग हौसला बुलंद रखिए, जरूरत पड़ी तो पहले मैं गोली खाऊंगा लेकिन झारखंडी भाई बहनों को कुछ होने नहीं दूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो न डरेंगे और न झुकेंगे। उनकी सरकार कोई गाजर मूली नहीं जो कोई उखाड़ देगा। हेमंत सोरेन जी का हम लोगों के प्रति प्यार और हम लोगों का हेमंत सोरेन जी के प्रति प्यार, ये लगता है ये जैसे ही ईडी की पूछताछ खत्म हुई उनको पता था कि जन सैलाब उनके लिए यहाँ बाहर खड़ा है तो वो अपने प्यार जताते हुए हम लोगों के बीच आए और अपने बातों को हमारे बीच रखा और हमारे अंदर एक ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया। क्या कुछ कहा ईडी ने, क्या उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? डराने की बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं पर हमारे मुख्यमंत्री यहाँ झारखंड के शेर हैं, वो डरने वाले में से नहीं है। तो उन्होंने उनका डटकर जवाब दिया और जो भी सही है उन्होंने अपनी बातों पर उनके बीच रखा। परिचय दे दीजिए। आशुतोष वर्मा, उपाध्यक्ष, रांची जिला युवा मोर्चा। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में 5 प्रस्ताव लाए गए और सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी प्रस्तावित प्रस्तावों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अवगत करा दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड समेत देश में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार से कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी विधानसभा में बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया है। झारखंड समेत देश में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार से कराए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। सभी विधानसभा में बूथ स्तर पर बीएलए भी नियुक्त करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। राजद की जो कार्यकारिणी थी इसमें ये अहम प्रस्ताव पारित किया गया कि 4 लोकसभा सीटों को लेकर जो प्रस्ताव था उसे पारित किया गया और इस प्रस्ताव में 4 सीटों पर बात की गई है, जिन 4 सीटों में पलामू, कोडरमा, चतरा और गोड्डा से चुनाव लड़ने का ये प्रस्ताव है, ये सर्वसम्मति के साथ पास करवाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इन सभी प्रस्तावित प्रस्तावों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ इसे प्रस्तावित किया गया। मिहिजाम थाना क्षेत्र के बागजोरी एवं पिपला गांव में साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना एसपी जामताड़ा अनिमेश नैथानी को मिली है और जिसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस की एक टीम बनाकर उक्त दोनों स्थानों में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में एसपी जामताड़ा अनिमेश नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मिहिजाम थाना अंतर्गत ग्राम बागजोरी एवं पिपला में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर साइबर अपराध करते हुए 10 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। थी जिसमें कि सूचना थी कि बागजोरी और पिपला गांव जो कि मिहिजाम थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पे साइबर अपराध कर्मी मैदान में बैठकर साइबर अपराध कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए टीम ने प्रस्थान किया। उसी क्रम में छापेमारी की गई जिसमें 10 साइबर अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 20 मोबाइल, 31 सिम, 1 लैपटॉप, 1 वाईफाई डोंगल और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हम लोगों ने की है। साथ ही इनका जो हम लोगों ने पूछताछ किया, अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया और मोबाइल और अन्य लैपटॉप के अवलोकन से हम लोग को करीब एक लैपटॉप मोबाइल में 68-69 विक्टिम्स की सूची मिली है जिनके साथ में साइबर अपराध किया गया है और उसमें इन्होंने डेटाबेस बना के रखा हुआ था। उन
जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और उसमें कितने रुपए का ठगी किया है वो तक भी सबूत हम लोग को मिल गया है। ये लोग बेसिकली फ़ोन पे का रिचार्ज कराने के बहाने से कि आप लोग को एक ऑफर मिला है 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का, 300 रुपये का, उसका कह के उनको फ़ोन करते थे और एक QR कोड भेज देते थे, पर वो QR कोड पैसा देने के लिए नहीं, लेने के लिए होता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। यही यात्रा बोकारो होकर भी गुजरेगी और उसकी तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन जुट गया है। राज्य प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी तैयारी को लेकर पूरी तरह से लगेगी और इसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल भी यात्रा को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि 2024 में देश के लोगों को न्याय मिलेगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है और इसके लिए हम लोग बोकारो जिले में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। पार्टी के नेता कुमार राकेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये निर्देश है कि राहुल गांधी का सभी जगह स्वागत किया जाए और यात्रा को सफल किया जाए। हम लोगों का उद्देश्य इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब खबर पंजाब से। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिख समुदाय में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखी जा रही है और इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने के लिए सिखों द्वारा 10,000 श्रीराम नाम बक्से तैयार किए गए थे। इन बक्सों में माचिस, दीपक, अगरबत्ती और मोमबत्तियां रखी गई हैं। ये शब्द भाजपा पंजाब के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1510 से 11 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी श्री राम जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए और इसके बाद 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद ने मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह ऐतिहासिक तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज हैं। श्री राम जी के मंदिर संघर्ष को लेकर पहली FIR 1858 ईस्वी में दर्ज की गई थी। सिख फकीर सिंह खालसा और 25 अन्य सिंहों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रिय टुकड़ियों ने ये धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए अलख जगाई। धालीवाल ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साक्ष्य के रूप में सामने लाया गया और इससे स्पष्ट है कि अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि श्रीराम मंदिर था और इसलिए भी श्रीराम मंदिर सिखों के घनिष्ठ संबंध के कारण संपूर्ण सिख जगत को देसी घी के दीपक जलाकर गुरबाणी में दर्ज श्री रामचंद्र जी का गुणगान करना चाहिए ताकि पूरे समुदाय में सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके। भाइयों और बहनों, बहुत कम लोगों को शायद ये ज्ञात होगा कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण से सिखों का बहुत गहरा नाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान 1511 ईस्वी में पुरातन राम मंदिर के दर्शन किए और श्री गुरु नानक देव जी खुद वहां पधारे और उन्होंने वहां पे संतों से विचार चर्चा की। ये सभी जन्म साखियों में लिखा हुआ है और यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस ऐतिहासिक तथ्य को प्रमाण के रूप में मानयोग सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्री गुरु नानक देव पातशाह अयोध्या के पुरातन मंदिर में पधारे थे। चलिए, स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।